सबसे पहले तो मैं हमारे कुल श्रोमणी दादाजी के चरणों में नमन करता हूं और भूदान दाता आदरणीय गोपाल दास नाथ जी को आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं कि जिनकी बदौलत आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। दूसरी बात, जैसा कि शादी सालगिरह बताया, इसमें मेरी तो कोई उपलब्धि है नहीं, क्योंकि मौका कितना शानदार है। नहीं, शादी हो गई और जब तक जिंदा है तब तक वो साल बढ़ते जाएंगे। ये वैसे शादी सालगिरह विदेशों में इसलिए मनाते हैं कि हो सकता है अगले साल तुम्हारे इकट्ठे होंगे ना हो, लेकिन अपने तो जब तक जिंदा है दोनों में से दोनों जिंदा तब तक, एक चला गया तो अपना टूट जाएगी, नहीं तो चलती रहेगी। इसलिए इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। चलो, सभी दूर दराज से मेरे परिवारजन आए और आपने पिछले 9 सालों में जो स्नेह और सहयोग दिया, उसका आभार प्रकट करने से या धन्यवाद करने से ऋण नहीं उतरेगा। क्योंकि जिस दिन हम मोहनलाल जी के घर जोधपुर में इकट्ठे हुए थे, उस दिन हमें किसी को यह पता नहीं था कि जो बीज हमने बोया वो इतना जल्दी इतना बड़ा वट वृक्ष बन जाएगा, किसी ने नहीं सोचा था। हम मोहनलाल जी के घर से जो संकल्प लेकर निकले थे, बड़े मीठे अनुभव भी मिले, खट्टे मिले और कड़वे भी मिले, और एक तय करके निकले थे कि जब हम परिवार को जोड़ने निकले हैं तो न तो हमारे में अहम होना चाहिए और न वह में रहना चाहिए। अगर हम कर लेंगे, हम जोड़ लेंगे तो हम फेल हो जाएंगे। हम नहीं जोड़ने वाले, जोड़ने वाला ये बैठा है, ये ही जोड़ेगा। और न ही हमने वहम पड़ा कुछ भी, हम तो मंगते बन के निकले थे और आप भिक्षा देते गए और ये बनता गया। इसमें भी हमारा कोई योगदान नहीं है, दादा का आदेश था, दादा ने अपना। लेकिन कुछ बातें इस अनुभव के साथ जो मैंने महसूस की वो मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। मोहनलाल जी के घर से जब हम निकले थे तो उस दिन ये तय किया था कि हम जब भी घर से निकलेंगे तो अपनी जेब से खर्चा निकाल लगाएंगे और 6 आदमी हम एक साथ घूमने निकले। और धीरे धीरे कुछ साथियों में शिथिलता आई, नया जुड़ा नहीं। और मैं सच बताता हूं कि व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत ही भार महसूस करता हूं कि काम ज्यादा हो गया, उम्र बढ़ रही है, दायित्व बढ़ रहे हैं और समाज का भार और आपका ऋण इतना है कि मैं पीछे भी नहीं मुड़ सकता। तो मेरी एक गुजारिश है कि सहयोगी बने, चुप ना रहे। अरुण की जो जिद है ना, वो जिद छोड़ करके, कई बार मैं ग्रुप में लिखता हूं कि आप अपनी जिद छोड़ो, कुछ तो लिखो, फिर भी नहीं लिखते। क्यों? जिद है तो। लेकिन एक चीज ध्यान रख लो, आपकी जिद है कि चुप रहेंगे, तो मेरी भी जिद ये है कि जब तक आपको बोलना शुरू नहीं करवा दें तो मैं भी चुप नहीं रहूंगा। देखिए, सूत की रस्सी है ना, वो भी जब पत्थर पर लगातार घिसती है तो निशान डाल देती है। कितने दिन बुजुर्गों का सहयोग इतना रहा कि जहां भी जाते हैं बेटे की तरह से, भाई की तरह से प्यार करते हैं। युवा थोड़े दूर रहते हैं, पता नहीं क्यों रहते हैं, जबकि हम अपने आप को अभी भी युवा मानते हैं। तो आप खुल करके बात करें किसी भी वक्त। अब मैं एक परसों का एक उदाहरण बता रहा हूं, शायद सुनील भाई गाड़ीपुरा से आए हुए होंगे। सुनील भाई ने एक विषय रखा, मैं उसके साथ आधा घंटा तक गुस्से में लड़ता रहा। भी जब हमने अक्टूबर के अंदर आपसे नाम मांगने शुरू किए, अक्टूबर निकल गया, नवंबर निकल गया, दिसंबर निकल गया, जनवरी निकल गया, फरवरी निकल गया और 20-22 तारीख को आगे तक आप नाम जोड़ दो, अब नहीं जोड़ सकते। और सो गया मैं। सुबह सोने से, रात को सोने से पहले ही
ग्रुप में बंद किया और मैंने उस व्यक्ति से कहा कि अब उनके मार्कशीट भेजे और नाम शामिल कर लेते हैं। देखो गुस्सा इसलिए था कि भाइयों में अनुशासन होना चाहिए। परिवार जहां अनुशासन नहीं है वहां शासन हो ही नहीं सकता। अनुशासन के बगैर न परिवार चल सकता, न व्यक्ति चल सकता, न समाज चल सकता। अनुशासन जरूरी है और नियम जरूरी है। मतलब होच पोच कर लोगे तो कैसे चलेंगे? कानून कायदे तो होने चाहिए। इसलिए उसके साथ हम भी, ताकि उसको उनको महसूस हो और बाकी जो ग्रुप में पढ़ रहे हैं उनको भी महसूस हो, नहीं अनुशासन जरूरी है, इसलिए उसके साथ थे। लेकिन हमारा प्यार और स्नेह इतना था कि हम हमारे परिवार के बच्चे का नाम शामिल करना ही करना था हमें। ये अलग बात है कि वो प्रतिभा आई नहीं। और मैं ये मानता हूं ये चौथा सम्मेलन है और प्रतिभा क्यों नहीं आती, मेरे ख्याल में कहीं न कहीं विश्वास की कमी है। हम उनके घर जाते हैं और वो या तो शर्मा शर्मी के अंदर हमारे साथ बात कर लेते, लेकिन वो न सोचते कि ये सारा परिवार है, पता नहीं वहां कौन कौन होंगे, कौन आएंगे, लड़कियां कैसे जाएगी, इस तरह सोचते, इसलिए शायद वो नहीं आते। कुछ की मजबूरी हो सकती है, कुछ की मजबूरी हो सकती है, वो नहीं आ सकते कई घंटे। जैसे मैं मेरा पर्सनल व्यक्तित्व उदाहरण देता हूं कि पुत्र वधू का नाम था, घर में मजबूरी थी क्योंकि दो ही छोटी थी, 20 दिन की है, तो सासू बहू में से एक ने आना था। मैं 4 दिन पहले आ गया, बहू अपना शासन चला गई, सास अपना शासन चला गई, आ गई, बहू को छोड़ आई। अब बहू क्या करे बेचारी? तो इस तरह मजबूरी हो सकती है कई जगह, तो इस तरह से नहीं आए तो चलो कई मजबूरियां, लेकिन फिर भी बेटियां इतनी आई, मातृशक्ति इतनी आई, तो हम सफल हो रहे हैं और उम्मीद है कि हमारा भविष्य उज्जवल है। और जो युवा सम्मेलन में कल बात हुई थी तो उनसे एक वादा किया था कि आप सफल होइए, जब तक आप कैरियर नहीं बना लेते तब तक हम आपको साल में सिर्फ 1 दिन आपका समय लेंगे, लेकिन जब आप कैरियर बना लो 58 या 60 साल हो जाओ उसके बाद आप समाज को अपना समय दें। किसी तरीके से एक दो बातें, कुछ बातें और भी है। जैसे हमारा मंदिर बन गया, वैसे तो ये मंदिर नहीं, ये धाम है हमारा। धाम और मंदिर में थोड़ा सा अंतर समझो। और धाम के अंदर ये हम भोमिया दादा कहते हैं, जुजार दादा कह देते हैं, कुछ लोग खेड़ा दादा भी बोलते हैं इसको। और खेड़ा दादा, भोमिया दादा या जुंजार दादा है, इनके सामान्यतः हमारे घर में बनने वाली चीज, जो रसोई चीज बनती है वो ही चढ़ाई जाती है। अपने खेत में होता वही, ये हमारे जमीन के, हमारे क्षेत्र के क्षेत्रपालक होते हैं ये हमारे। तो क्षेत्रपालक को अपने खेत के अनाज है वो चढ़ाया जाता है। अपने रसोई के अंदर जो भी, जैसे दूध है तो दूध चढ़ा दिया, घी है तो घी चढ़ा दिया, चूरमा है तो चूरमा चढ़ा दिया, खीर है खीर चढ़ा दी, जो भी अपने घर में बनाया वो चढ़ाया जाता है। बाजार से ला करके नहीं चढ़ाया जाता। लेकिन पता नहीं कैसे ये बाजारवादी की संस्कृति आ गई और हम बाजार से मखाने ले आते हैं, पतासे ले आते हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि हमारी जो संस्कृति, पुरातन संस्कृति है, खेड़ा दादा, भोमिया दादा को जो अपनी रसोई का या अपने खेत का सामान चलाते हैं तो वो ही चढ़ाना शुरू रखें, ताकि हमारी परंपरा वो जिंदा रहे। इसको आप दूसरे मंदिरों से अलग है। हमारे यहाँ पे हमने एक परंपरा ये चलाई कि ये भोमिया दादा या खेड़ा दादा या जुजार दादा है, वो हमारे पारिवारिक देवता है और हमारे क्षेत्रपालक है। तो हमने यहाँ पे कोई भी यात्री आए, ये यहाँ पे जो खिया जी रहते हैं ये अपने परिवार के मेंबर हैं, खियाराम जी रहते हैं वो अपने परिवार के हेडू भाई है अपने। इनको ये स्पष्ट बोला हुआ है कि आप कोई भी यात्री आए, ये जरूरी नहीं हेडू आए, कोई भी आए, चाहे पानी का भोजना पूछो, अगर किसी से कोई पैसा नहीं लेना, किसी से कोई पैसा नहीं लेना, और न ही मूर्ति के आगे पैसा चढ़ाना है। किसी ने कोई देना हो या तो भेंट पात्र में डाल दे या तो ट्रस्ट के खाते में डाल दे, क्योंकि हमने व्यापार नहीं बनाना इसको। एक सामाजिक संस्था, अपने परिवार की संस्था, परिवार रखना है इसको। अगर हम मूर्ति आगे पैसा चढ़ाने लगे और पुजारी स्थापित कर दें तो फिर वो परिवार का नहीं रहेगा, फिर वो बिजनेस बनता है। इसको हम परिवार की तरह से चले। तो जो भी यात्री यहाँ आए, आप पहले फोन कर दें
वो आपके लिए भोजन की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था बढ़ा के रखेगा, भोजन करके जाए। ये अपना खुद का परिवार है अपना। और दूसरी बात, चाहे हम कैसे भी हैं, लेकिन दादा है वो हमारा दादा है और पूर्वज है, वो अपने वंशजों का कभी बुरा नहीं करते, भला ही सोचते हैं। अपने वंशज कितने ही अच्छे हो बुरे हो, लेकिन माँ बाप की हमेशा दुआ ही निकलती है। इसलिए आप अपनी इच्छा है वो दादा की इच्छा के साथ शामिल कर ले, और वो उसके बाद आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जब हम अपनी इच्छाएं दादा को समर्पित करते हैं ना, तो अपने आप वो काम हो जाएगा। कई बार काम ज्यादा हो जाता है तो दुखी हो जाता हूँ, नाराज हो जाता हूँ। तो शायद किसी भाई को ये महसूस हुई हो तो मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि खून तो फिर वही हड्डू है ना, कभी कभी आ जाती है बात। लेकिन कोशिश रहती है कि आपने हर बात सहमति से ली जाए। और एक मैं और जो मासिक योजनाएं बात चली थी, उसके अंदर मैं पिछले कुछ दिनों से एक और कर दूं। हमारे धर्मशास्त्र के अंदर दशांश का प्रावधान होता है, लेकिन आज के भौतिकवादी युग के अंदर दशांश नहीं दिया जाता, संभव ही नहीं है। अपनी कमाई का, पहले कहते थे अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दे दियो, 10वां हिस्सा संभव ही नहीं है। और जो चीज संभव नहीं है उसके बारे में जिक्र करना भी गलत होता है। तो हमने कहा कि सस्तांश है, अगर कोई सरकारी कर्मचारी है उसके 50,000 रुपए तनख्वाह है, वो 50,000 में से 1,000 के पीछे एक 50 रुपए महीना दे दे। किसान है वो अपने 2 लाख की फसल बेच के आया, 200 रुपए दे दे। तो इसमें मेरे ख्याल में कोई ज्यादा किसी को बाहर नहीं है। और किसी के घर में कोई शुभ कार्य हो, समारोह हो, विवाह शादी हो, जन्म जागरण हो, आप 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, जितना मर्जी दादा के नाम के प्रसाद निकाल दो, तो मेरे ख्याल में मेंटेनेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। छोटा सा प्रयास है ये, लेकिन कम से कम जुड़े से अपने हरडू परिवार में मेरे ख्याल में, मेरा अंदाजा है कि उनसे अनुभव है कि लगभग 200 के करीब नौकरी पेशा और पेंशन भोगी कर्मचारी हैं। 200 है। और 200 वो जुड़ जाए किसान है, वो अपनी जब 1,000 के पीछे एक नहीं, अगर 2,000 के पीछे एक दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर किसान का तो देखो खेत तुम्हें बड़ा अनाज धन भी चलेगा, लेकिन कर्मचारी और जो व्यापारी है और पेंशन भोगी है वो तो 1,000 के पीछे एक दे ही सकते हैं। तो मैं मासिक योजना के अंदर ये निवेदन करूंगी, जो कर्मचारी है, व्यापारी है या नौकरी पेशा में है, चाहे वो सरकारी या प्राइवेट है, पेंशन भोगी है, वो अपना जितनी तनख्वाह मिल रही है, पेंशन मिल रही है या जितना आय होती है, उसका 1,000 के पीछे 1 रुपया दे दो। उसके बाद कोई चिंता नहीं है। और चिंता तो हमें होनी नहीं चाहिए। चिंता जिसको है, जिसने हमें यहां लाया है, हम अपनी रिश्तेदारी में भी नहीं जा सकते, तो इनको काम हो जाता है, यहाँ जाते हैं भाग करके, तो हम थोड़े आते हैं। एक शक्ति है वो जाती है, तो उस शक्ति की चिंता अपने को नहीं है। लेकिन आप शस्त्रांश देना शुरू करें ताकि आपका लगाव रहे। एक जो मासिक योजना में एक दृष्टांत मैं और बताना चाहूंगा कि भाई अजय जो गिरधारण से हैं, वो 1100 रुपए मासिक सेवा योजना से जुड़ गए थे। कुछ इसमें हुआ था, कोरोना काल आ गया और उसने नया पीजी का और होटल का काम किया था गुड़गांव के अंदर है। उधर से कोरोना काल आ गया और कोरोना काल की सबसे ज्यादा मार होटलों वालों के और स्कूल वालों पे पड़ी थी। तो मैंने फोन किया, भाई अजय तेरा यार बिजनेस नया बिजनेस किया, पैसा लगा है और तू मासिक सहयोग योजना है, इसको कुछ समय के लिए रोक दे, जब नॉर्मल हो जाए तब दे देना। तो अजय ने एक बात बड़ी अच्छी कही थी, कहते भाई साहब घर के अंदर हम खाना भी खाते हैं, कपड़े भी पहनते हैं, रिश्तेदारी भी निभाते हैं, सारे काम करते हैं, तो वो तो हम पोस्टपोन नहीं कर सकते। तो ये भी देख हमारी जो आज एक पोस्टपोन किस लिए करती हूँ। और अजय भाई हर महीने की 1 तारीख को सुबह में उठता हूँ ना, तो उससे पहले मैसेज आया मिलता है कि 1100 रुपए आ गए। इतनी अनुशासन से, इतनी लगन से काम करने वाले भाई है, तो जो हमें हौसला देते हैं।
एक बहुत सारे गांव से, जैसे इस बार बंदा से खूब आए, नंगला से खूब आए, काफी गांव से अच्छे आए, लेकिन काफी गांव ऐसे हैं जहाँ से नहीं आए, और कुछ परिवार ऐसे जो अभी तक नहीं आए। हमारे 714 परिवारों में से लगभग 90 के लगभग ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अभी तक मंदिर के साथ नया सहयोग किया, नया आए, और जिन्होंने सहयोग किया उनमें भी लगभग 250 से 300 परिवार ऐसे जो अभी तक मंदिर पे नहीं आए। एक सबसे, अगर आप सच्ची में प्यार करते हो ना, तो एक बार ये कर लो, अपने गांव में जो नहीं आए उनको एक बार अपने पल्ले से तेल बांध के ले आओ, मंदिर पे ले आओ एक बारी। दोबारा वो आए या ना आए कोई दिक्कत नहीं है हमें, दोबारा वो आए उसको अच्छा लगा, नहीं आएगा नहीं, एक बार ले आओ आप। इतनी मेरी एक अपील है, इसको आप मान ले तो अच्छा रहेगा। आज 3 साथी मासिक योजना से और जुड़े हैं। दौलाराम जी का छोटा भाई गोपी जो पहले 111 रुपये जुड़ा हुआ था, दौलाराम जी आज बलासिरी से 500 रुपये जुड़े। गेंदाराम जी, भूराराम जी, मांगीलाल जी जो कुंडाला से हैं 1100 रुपये महीना के से जुड़े हैं। रमेश पुत्र छोटू राम गाड़ीपुरा से, वो 200 रुपये से मासिक से जुड़ रहे हैं, तो इनका स्वागत है। जहां तक भावी योजना की बात है, बड़ी योजना तो तब बनती है जब हमारे पास सरप्लस में पैसा हो जाए ना, बगैर पैसे के काम नहीं हो सकते, बड़ा काम तो। लेकिन छोटे काम हम जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जिसमें युवा शिविर, संस्कार शिविर बुलाने की बात थी। एक बार हमने विचार किया था कि हम बाहर से प्रोफेशनल को बुला लें, फिर एक विचार आया पता नहीं कैसे कि यार पहला है और पता नहीं कितने आएंगे, बाहर को बुला लें, एक बार हम युवाओं की आपस में इंट्रोडक्शन करवा दें। कल का वास्तव में आज का सम्मेलन उससे ज्यादा बेहतर युवाओं का था। वो इतने अनुशासन में, इतनी तल्लीनता से सुन रहे थे और भाग ले रहे थे, हर चीज के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो मेरी ख्याल में युवा साथी वो आपस में जानकारी कर ली होगी, एक दूसरे फोन शेयर कर लिए होंगे। आप एक ग्रुप बनाइए, ग्रुप बना करके योजना बनाइए, और जब कहोगे 2 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का रेजिडेंशियल शिविर हम लगाने के लिए तैयार हैं। जो भी सहायता बढ़ेगी, पैसा नहीं होगा तो हम भाई साथ झोली फैला लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन युवाओं के लिए हम क्या रहेंगे। तो सबसे पहले तो युवा शिविर बहुत जल्दी जिन भाइयों ने ऑर्गेनाइज किया कल है, उन भाइयों से निवेदन है कि आप ऐसी प्लानिंग कीजिए, एक बहुत जल्दी आप एक बढ़िया सा अच्छा सा रेजिडेंशियल शिविर लगाइए, ताकि उनको आगे चाहे वो नौकरी में जाए, चाहे बिजनेस में जाए, अपने करियर निर्माण में अपना शौक करें, ऐसी योजना बनाए। इसी तरीके से हमारे जो जहाँ जिन गाँव के अंदर ज्यादा परिवार है, वहाँ के युवा साथी अपनी टीम बना करके और अपने गांव के अंदर कोई चिकित्सा शिविर लगा सकता है, सहयोग ट्रस्ट कर सकता है अपना। क्यों हर बार हम मंदिर पे करें ये जरूरी नहीं है, मंदिर यहाँ एक जगह करेंगे तो एक जगह के लोग भी मोटिवेट होंगे। मान लियो आप कल्याण सर के युवा इकट्ठे हुए, गांव के अंदर कोई डेंटल चेकअप शिविर लगा दिया, आई टेस्ट वाला लगा दिया, या और मेडिकल चेकअप लगा दिया, तो वहाँ के लोग जुड़ेंगे। विष्णुनगर लगा दिया, खुंडाड़ा है, चिल्ला है, ढानीपुरा है, जहाँ पे 30, 35 घर है, तो एक दो घर वाले दिक्कत होती है, लेकिन ज्यादा परिवार है वो इस तरह शिविर लगाए, और ट्रस्ट से जो भी चाहिए हर तरीके से तन मन धन से आपका सहयोग करेंगे। और एक और मैं सुझाव देना चाहता हूं कि हम जो प्रतिभाओं को सम्मानित करते हैं, इसमें हमारा पहले का प्रावधान ये था कि 10वीं और 12वीं के अंदर फर्स्ट डिवीजन होना जरूरी है, 60% होना जरूरी है। लेकिन आज के हालात के अंदर 60% की कोई वैल्यू नहीं है, और बोर्ड है वो भी मेरिट है वो 80% से कम नहीं बढ़ाता। तो मेरा एक सुझाव है कि 80% से ऊपर जो भी बच्चा 80% से ऊपर लेगा नंबर, उन सबको सम्मानित करते हैं। जो भी बच्चा 10वीं और 12वीं लेवल में जो भी बच्चा 80% से ऊपर नंबर लेगा उसको सम्मानित करें, ताकि एक प्रतिभा का तो कि 60% नंबर आए या टॉप के 3 को ले। फिर कई बार दिक्कत आती है कि मेरा बच्चा मैं नाम नहीं भेज पाए, दिक्कत आती है, तो 80% से कम वालों को ना करें, 80 से ऊपर वालों को सभी को करें।
आज हम देख रहे थे गाँव के अंदर कल्याण सर की बेटियां 95% नंबर ले रही थी, चिल्ला की एक बेटी के भी 94% थे। तो गांव की बच्चे बच्चियां वो 90-95% ले रहे हैं। और 80% की जब बात होगी तो हर बच्चा सोचेगा कि मैं 80% लूँ तभी सम्मानित हो पाऊंगा, तो नहीं हो पाऊंगा। पहले तो उनको कंफ्यूजन होता है कि 80 आगे तो भी हो सकता है 3 में नंबर ना आए मेरा, लेकिन आप 80 से ऊपर जो भी आएगा सबको करें सम्मानित है। तो अगर आप सहमत तो ताली बजाकर सहमत दे देते। और 2022 तक जितनी भी बेटियां ग्रेजुएट को सम्मानित कर दिया। आगे समय होगा तो 22 के बाद या 23 और या 23 के बाद जो भी समय होगा उनको सम्मानित करेंगे। आगे वो ऐसी चीज रख लेते हैं। बहुएं हैं उनको भी हमने 2023 तक 22 तक जो थी समय की डेट से पहले जो भी थी उनको शामिल कर लिया। नहीं आई वो तो गलती दूसरे पार्ट पे है। ये आगे से ये देखेंगे एक प्रतिभाओं को भी सम्मानित कर रहे हैं। तो ये कुछ बातें थी। इसके अलावा अगर कोई आपकी सलाह हो, कोई भी विचार हो किसी तरह का, अगर ग्रुप में लिखने से शर्म आती है या कोई आप सोचते हो कि मैं कहूँगा पता नहीं लोगों किस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त कर देंगे, तो मैं लगभग हर बार लिखता हूँ कि आप ग्रुप में या मेरे व्यक्तिगत नंबर पे मैसेज दे दो। जो आप सुझाव दोगे वो नोट कर लेंगे। जो बड़े भाई हैं जितने बैठे हैं ट्रस्टी, इनसे उठा लुआ लेंगे अपन। आप जो नौजवान साथी है ना, इनकी हर बात को मानने के तैयार है, बशर्ते कि आप आगे आओ। बस आप ये कहोगे कि ये इस तरह से हमारा कैरियर बन सकता है, इसमें आप इस तरह से करो, वो हम करने लिए तैयार है सारे। और जैसे भाई वो है बुरान जी कह रहे हैं ना कि शिक्षा की कमी के साथ साथ मैं तो ये मानता हूँ संस्कारों की कमी ज्यादा है। हम आजकल मोबाइल के अंदर ज्यादा घुस गए। अब आज मैं जब बोला ना तो शायद कईयों को बुरा लगा होगा, लेकिन भाइयों के स्पीच से ज्यादा सीरा ज्यादा पसंद था। जाके भोजन करने लग गए। भूख तो आपको भी लग रही है, मेरे को लग रही है। और मैं तो सच बताऊं ना, सुबह 8 बजे रोटी खाने वाला आदमी हूँ। और जिन दिन मैं यहाँ आता हूँ तो लाल जी को पूछो, माँ है ना, लाल जी घर जाता हूँ तो माँ सुबह 8 बजे बाजी रोटी देती है, बेटा दही खा ले, तेरी आदत है। यूं बुद्धि के घर जाता हूँ चिल्ला में, तो बिननिया वो सुबह कहते लेते चाचा तो भाई जल्दी खाता है, क्योंकि दिन में दोपहर खानी सुबह खानी से आऊंगा। तो भूख तो मेरे को लग रही है, आपको भी लग रही है। लेकिन जब आप परिवार में बैठे तो परिवार में चर्चा जरूरी है कि वो मीठा तो वही मिलेगा अपने को। बीच में मैं क्या नौजवान बैठे थे, कहते वहां बैठने को ज्यादा कुछ मिल जाएगा क्या? ये जवाब दे तो क्या उन्हें संस्कार है? मेरे ख्याल में संस्कार नहीं है। परिवार में बैठने से जब बुजुर्गों के पास बैठोगे तो उनका अनुभव है, वो अनुभव हमें मिलेगा। हम सौभाग्यशाली है, आज हमारे पास यहाँ पे इतने बड़े उम्रदराज बुजुर्ग हमारे पास बैठे, उनसे हमें कुछ सुनने का सीखने का मौका मिल रहा है। अब गंगाराम जी हैं, इनका अनुभव, अब आप बहुत सारे नौजवान ऐसा उनको पता नहीं होगा कि उस एरिया के अंदर क्या रुतबा है और किस तरह की परिस्थितियों के अंदर किस तरह के कोई विवाद थे उनको निपटाए होंगे इन्होंने, और किस तरह से डिसीजन मेकिंग इनके पावर है। अगर कोई नौजवान इनके पास 10 मिनट बैठे बात करे सुने, तो जो आप किताबों के अंदर सालों में नहीं पढ़ सकते, वो गंगाराम जी जो बाबा है इनके पास 10 मिनट के अंदर आपको मिल सकता है। ऐसे अनुभवी खजाने हमारे पास बैठे हैं। और फिर हम भागते हैं, बोल रहे हैं हम तो यहाँ तो बुजुर्ग बैठे हैं, मैं बाहर जाऊंगा। अरे बुजुर्ग है वो आपके विरोधी नहीं है, आपके सहयोगी, आपके शुभ चिंतक है। इनके पास बैठिए। ये बुजुर्ग नहीं है, ये अनुभवी युवा है, अनुभवी युवा है। और जिस 90 साल का बुजुर्ग के पास बैठो ना, तो उसके पास आपको 180 साल का अनुभव मिलेगा। 90 साल के बुजुर्ग के पास 180 साल का अनुभव मिलेगा। वो 180 साल के ध्यान बता देगा, क्यों आगे की पीढ़ी बता देगा अपने को। और बाद में मुड़ कहेंगे बोलो दादा कहता था लेकिन मैंने तो ध्यान नहीं दिया। पिछले कुछ दिनों से हम इतिहास शोधन पे काम कर रहे हैं और बड़ी खुशी की बात है कि 5 मार्च को
5 जनवरी को मंदिर पे आए थे और वहां से जाते वक्त एक राव मिला और उसने काफी कुछ जो इस पत्रिका में दिया है ना वो बता दिया। उससे एक हमें रास्ता मिला, उसमें हो सकता है थोड़ी बहुत कमी रही हो तो पढ़ने में मात्राओं में गलती रह सकती है। अब हमारे जो ढाडी हैं कल्याण सरवासी मालाराम और मदन, उनके साथ पिछले 2 दिनों के अंदर काफी हमने गांव का इतिहास ढूंढा है और दादा ने चाहा तो बहुत जल्दी ही हम अपना इतिहास ढूंढ लेंगे। और अंतिम एक निवेदन कि हमारे हरडू परिवार के बड़ी बात तो तक क्लियर नहीं है कि कौन है, लेकिन ढाडी हमारे स्पष्ट है कि मालाराम और मदन बैठे हैं। घोषणा कर दो। आ जाओ, एक बार खड़े होकर आ जाओ, नहीं देख लेना, देख भी ले और आ जाओ दोनों सामने ये इतनी आ जाओ जी, आ जाओ इधर सामने आ जाओ जी। मालाराम आगे आ जा। देखियो मंदिर निर्माण के लिए इन दोनों के भाइयों में मंदिर की एंट्री करवा दी। इसके लिए इनको कम्बल, दोनों भाइयों को एक कम्बल इनके घर से है उनको ये बेस और 51 रुपए की सीख दे दी। और आप हम सब इनके यजमान है, ये हमारे ढाडी हैं। आपके गांव में जाए तो अपनी श्रद्धा अनुसार इनको जरूर सीख दें। और इनके पास जितना भी इतिहास था, बहुत बड़ी बात है कि जितना इतिहास था वो सारा जितना नियम ये और मैं मिलकर पढ़ सके उतना हमने पढ़ लिया, नोट कर लिया अलग से। जो नहीं पढ़ पाए उनकी कापी फोटोकॉपी दे दी मेरे को कि आप किसी से पढ़वा लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो आप आज भी अपनी इच्छा से इनको सम्मान और प्यार दे के जाओ। और आगे से जब भी आपके गांव में आए तो इनको ये मदन है, मालाराम है, वो मदन है। इनके पिताजी पन्नालाल जी आपके गांव में आते थे, पहचानते होंगे, उन्हीं के बच्चे हैं। तो इनको आप अपना ढाडी स्वीकार करें। ट्रस्ट से बता दें जी 51 रुपए दोनों को दे दिए सीख के तौर पे। और आगे से अपने साथी हैं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।